हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों को वर्कशीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इसी वजह से कुछ बच्चे वर्कशीट पूरी करके वापस नहीं भेज पा रहे हैं। तो आज से हमने ये सोचा है कि अब से जितने भी वर्कशीट आया करेंगी अगले हफ्ते से, उन सभी वर्कशीट के साथ साथ आपको अपनी एक वीडियो बनाकर भेज दी जाए ताकि आपको वर्कशीट को समझने में और उसे पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज से ही इस बात का ट्राई करते हैं कि आप इस वर्कशीट को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 54 की, 54 नंबर की वर्कशीट जो आपको 5 सितंबर 2020 को कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट वाले में। कई बच्चे नेम ऑफ़ क्लास टीचर मतलब मेरा नाम लिखना भूल जाते हैं या फिर आधे बच्चों को मेरे नाम की स्पेलिंग या नाम नहीं पता है। तो सभी बच्चे अपना नाम, मेरा नाम क्लास टीचर की जगह पर और साथ ही साथ वर्कशीट के ऊपर अपनी क्लास और अपना रोल नंबर, ये 4 चीज़ें लेकर भरा करें ताकि स्कूल में जब सबमिट करें तो वो मेरे को आसानी से मिल जाए ताकि मैं आपकी वर्कशीट को चेक कर सकूं। ठीक, हम बात करते हैं अब आज की वर्कशीट जो आज हमें करना है। ध्यान से देखेंगे अगर आज की वर्कशीट को हम, तो वर्कशीट में साफ साफ ये कहा गया है कि बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली मतलब ऐसी शैली जिसमें आप उन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अपशिष्ट मीन्स उनका कोई अवशेष नहीं बचता है, किसी भी प्रकार का कोई उनमें दिक्कत नहीं आती है, कोई वो प्रदूषण नहीं करते हैं या हमारी मिट्टी ख़राब नहीं करते हैं या हमारे किसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बात हम इस वर्कशीट में कर रहे हैं इशिता की। ठीक, इशिता ने क्या किया, उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जब गणेश चतुर्थी या गणपति बाप्पा मोरया के जब हम लोग गणेश विसर्जन करते हैं, मीन्स इनका जब त्यौहार मनाते हैं, तो विसर्जन वाले दिन गणेश जी की जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उन्हें पानी में, नदी में, समुद्रों में बहा दिया जाता है। तो इशिता ने यही देखा कि मतलब इन मूर्तियों के बहाने से कितना जल प्रदूषण हो रहा है, किस प्रकार से जल प्रदूषण हो रहा है, वो इनको देखने के लिए गई। यह मूर्तियाँ, जिन मूर्तियों को हम लोग समुद्र में बहा देते हैं, विसर्जित करते हैं, ये मूर्तियाँ बनी होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। एक पदार्थ का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो रासायनिक पदार्थ से बना है जिनके अपघटन का मतलब है जिनको छोटा होने में या ख़त्म होने में, पानी में घुलकर ख़त्म हो जाने में लगभग 1 महीना लगता है। इससे ये मूर्तियाँ बनी होती हैं। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। हमें सबको पता है कि पूजा में इस्तेमाल होने जैसे फूल, फल और आदि वगैरह जो भी चीज़ें इस्तेमाल, जैसे मूर्तियाँ और भी होती हैं, या फिर आपका ये कह सकते हैं कि जो हम लोग सीनरीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो लोगों ने उन सीनरियों को भी भगवान की मूर्ति के साथ मतलब गणपति जी की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दिया। ठीक, इस साल विसर्जित किया। इसी चीज़ को देखने के लिए इशिता इस बार ध्यान दिया कि भाई किस तरीके से हम इनका जल प्रदूषण हो रहा है इनसे और क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, उन्होंने ध्यान दिया इस बात पर इशिता ने। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीक़ों में बदलाव आया है। हर साल हम लोग आराम से, लॉकडाउन नहीं होता था तो आराम से समुद्र में जाकर विसर्जित करते थे, नदियों में जाकर विसर्जित करते थे मूर्ति को। पर क्योंकि इस बार लॉकडाउन था, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ मना किया था कि कोई भी लोग बाग इकट्ठे होकर किसी भी त्यौहार को नहीं मनाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, घर में ही मूर्तियाँ बनाई। घर में मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने मिट्टी का उपयोग किया, कागज़ का उपयोग किया, डिफरेंट अपने कलरफुल पेपर्स का यूज़ किया। ग्लोसरी पेपर्स होते हैं, चार्ट पेपर्स होते हैं, उन सब का यूज़ करके उन्होंने मूर्तियाँ बनाई। इसी तरह घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरीके से पर्यावरण हितैषी है, इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह ने क्या किया, जब लॉकडाउन में उसने देखा कि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ कहीं भी जाने आने के लिए और इस तरीके से विसर्जित करने के लिए, तो उसने घर में ही इंटरनेट से, यूट्यूब से, गूगल से, इन सब की मदद से अलग अलग तरीके ढूंढे कि किस किस तरीके से हम मूर्ति बना सकते हैं। और ये पर्यावरण हितैषी का मतलब होता है जो पर्यावरण को नुकसान ना करे, पर्यावरण के लिए अच्छा हो, इनका उपयोग किया और किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हमने मूर्ति बनाएंगे तो मूर्तियों में कलर देंगे, तो उन रंगों को भी रसायन से नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, घर में मिलने वाले जैसे हल्दी से पीला रंग ले लिया,
जैसे पेड़ पौधों से पत्ते मिलते तो वहाँ से हरा रंग ले लिया, चुकंदर को जब हमने उसका रस निकाला तो वहाँ से लाल रंग या गुलाब आप कह सकते हो महरून रंग ले लिया। इस तरीके से अलग अलग रंग उन्होंने अपने ही घर में मिलने से पर्याप्त किए उन्होंने। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके से, जैसे चॉकलेट, भाई चॉकलेट से ब्राउन कलर मिल जाएगा, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार, जैसे जैव नवीनीकरण मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, जो आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। जब आप उन्हें डिकम्पोज करेंगे या डालेंगे तो वो इजीली छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएंगे। ठीक, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये थी कहानी इसी तक की जिसने वो किया। अब बात करते हैं हम सवालों की। पहला सवाल है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? हमने अभी पढ़ा चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार, इन सब पदार्थों का इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है वे इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जैव नवीनीकरणीय, मीन्स ये जो वर्ड लिखा हुआ है जैव निम्नीकरणीय, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, ताकि इनसे पर्यावरण को कोई प्रदूषण ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए वो इन पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित पदार्थों को जैव नवीनीकरण की अजैव नवीनीकरण में बांटें। मतलब जो आसानी से टूट जाएंगे छोटे छोटे पदार्थों में वो जैव नवीनीकरण में है, और जो आसानी से नहीं टूट पाएंगे, जिनको टूटने बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, जैसे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ा, वो आएंगे अजैव नवीनीकरण में। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की। हमें पता है कि प्लास्टिक जल्दी से गलती नहीं है, उसको टूटने बहुत समय लगता है। तो प्लास्टिक क्या होगी? प्लास्टिक होगी अजैव नवीनीकरण। सब्जियाँ आसानी से टूट जाती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो वो हो जाएगा जैव नवीनीकरण। अखबार में हमें पता है आसानी से गल जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, तो अखबार भी क्या होगा? जैव नवीनीकरण में आएगा। और जो हमारा कांच होता है, शीशा, ये आसानी से नहीं टूटता है, तो इसलिए ये किस में आएगा? अजैव नवीनीकरण में। ठीक, तो सवाल नंबर 3 है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो पहले आधे हिस्से का बात करते हैं। हमें पता है कि पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट, जैसे फूल, मालाएं, सीनरी और जो चित्र वगैरह होते हैं भगवान की मूर्तियों के, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को नदी में डाल दिया जाता है श्रद्धालुओं को द्वारा। और इनसे निपटने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इनको सबसे पहले तो घर में ही बनाएं, सबको नदी में ना फेंकें ताकि प्रदूषण ना हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जैव नवीनीकरण वाले चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे मिट्टी का, चॉकलेट का, सब्जियों का, अखबार का, पेपर का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इस कचरे से निपटने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट के लिए सवाल, उसकी कहानी क्या थी उसके लिए था। ऐसे ही आगे से आपकी सभी वर्कशीट के लिए एक वीडियो आपके साथ दी जाएगी। अब सभी बच्चे ये बहाना नहीं बनाएंगे कि सर हमारे पास हमें पता समझ नहीं आया कि क्या करना था, ये कैसे करना है। इसीलिए सही बच्चे अभी सभी वर्कशीट्स को आने वाले समय में पूरा करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक काम सही से नहीं भेजा है, उनका काम बाकी है, तो वह बच्चे भी अपना सभी काम जल्दी जल्दी भेज देंगे। थैंक यू, गुड लक।